वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 14 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है दो बैचेस के बारे में। एक है मींस स्पेसिफिक और दूसरी है प्रीलिम स्पेसिफिक। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मींस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम स्पेशल बैच, ये दोनों ही बैचेस 2023 के लिए हैं। आप इन्हें ज्वाइन करने के लिए अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये आपकी प्रीलिम्स या मींस स्पेसिफिक तैयारी करवाने में कैपेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल 81 बॉन्ड्स के बारे में है। 2 साल बीत चुके हैं जब यस बैंक ने 81 बॉन्ड्स में लिए गए पैसों को देने से मना किया। जब यस बैंक क्राइसिस में था उस समय 81 बॉन्ड्स बहुत ज्यादा न्यूज में आए थे। एक बार फिर से ये न्यूज में है। क्या होते हैं 81 बॉन्ड्स, समझिए। इनका फुल फॉर्म है एडिशनल टियर 1 बॉन्ड। एडिशनल टियर 1 बॉन्ड ये एक प्रकार का अनसिक्योर्ड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर 3 कीवर्ड हैं, अनसिक्योर्ड, परपेचुअल एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। एक एक करके तीनों का मतलब समझेंगे तो 81 बॉन्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट होने का मतलब ये है कि इसका सहारा लेकर कोई भी एंटिटी, स्पेसिफिकली बैंक, आपसे डेट ले सकता है, उधार ले सकता है। सपोज करिए कि ये एक बैंक है ए, इसे पैसों की जरूरत है, तो पैसे लेने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये अपने शेयर्स मार्केट में उतार दें, लेकिन जब अपने शेयर्स आप बेचते हो तो इससे आपकी जो ओनरशिप है ये डाइल्यूट होती है। इससे बचने का तरीका ये है, क्योंकि जितना आपने शेयर मार्केट में उतारा उतने अपने आपने ओनरशिप दे दी। दूसरा तरीका ये है कि आप जारी कर दीजिए बॉन्ड्स। आपने बॉन्ड्स जारी कर दीजिए। बॉन्ड जो है वो एक कॉमन मैन या कोई भी एंटिटी खरीद सकती है। उसने आपके बॉन्ड ले लिए और उस बॉन्ड के बदले में आपको दे दिए पैसे। बैंक के पास पैसे आ गए और जिसने भी बॉन्ड खरीदा है उसको इस बॉन्ड में दिए गए पैसे के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। अब आप ये ब्याज जो है वो लेते रहिए। बॉन्ड्स के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि बॉन्ड्स का अपना एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। मतलब कि जो बॉन्ड है वो 5 साल बाद या 10 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। तो 5 साल या 10 साल तक, जब तक उसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया है, आप ब्याज लीजिए और उसके बाद आप उस बॉन्ड को रिटर्न करिए और अपने जो पैसे हैं उसको वापस ले लीजिए। तो इस तरीके से बॉन्ड वर्क करता है। और यहीं पर ट्विस्ट है जब हम बात करते हैं 81 बॉन्ड्स की। 81 बॉन्ड्स का कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये परपेचुअल है। परपेचुअल है, इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। आपने 81 बॉन्ड खरीदा हुआ है, आपने पैसे बैंक को दिए हुए, आपको ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आपका बॉन्ड कभी मैच्योर नहीं होगा। अब अगर ये परपेचुअल है तो फिर आपको आपका पैसा मिलेगा कब और कैसे? तो देखिए, इसमें कॉल का ऑप्शन होता है। कॉल का ऑप्शन होने का मतलब यह है कि बैंक टाइम टाइम पर 81 बॉन्ड्स को कॉल करने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हमने जिसको भी 81 बॉन्ड्स बेचे हुए हैं, आओ अपना बॉन्ड वापस करो और पैसे लेकर जाओ। तो कोई मैच्योरिटी पीरियड तो नहीं है, बट एक सर्टेन टाइम फ्रेम पर कॉल ऑप्शंस आते रहते हैं। उसी ड्यूरेशन में आप अपना बॉन्ड वापस करके पैसे उठा लीजिए। तो ये तो मतलब हो गया परपेचुअल का, कि इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, बल्कि जब कॉल ऑप्शन आएगा तभी आप अपना बॉन्ड रिटर्न करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, ये अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड कैसे है? अनसिक्योर्ड इस लिहाज से है क्योंकि अगर बैंक क्राइसिस में है, खतरे में है, तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वो बैंक को अलाउ करती हैं कि आप 81 बॉन्ड्स में लिए गए पैसे को देने से मना कर दीजिए कि हम खतरे में हैं। इसीलिए इसे अनसिक्योर्ड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट कहा गया। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपको 81 बॉन्ड समझ में आ गया। लेकिन आपको एक बात और समझना चाहिए कि अगर ये इतना ही खतरनाक बॉन्ड है, लाइक ये अनसिक्योर्ड भी है, परपेचुअल भी है, तो लोग इसे लेते क्यों हैं? क्या आनंद आता है लोगों को ये लेके? आनंद ये आता है कि अगर कोई भी बॉन्ड रिस्की है, उसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस पर रिटर्न ज्यादा मिलता है। इसमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है, एंड दैट इज द रीजन कि लोग 81 बॉन्ड्स में अपने पैसे डालते हैं। इनका इस्तेमाल जो बैंक्स हैं वो अपनी कोर इक्विटी बेस को मेंटेन करने के लिए करते हैं, ताकि वो बेसल 3 नॉर्म से कंप्लाई कर सकें। देखिए, मामला ये है कि अगर किसी बैंक ने लोन दे रखा है तो कुछ लोन होता है खतरे में। सपोज करिए कि किसी बैंक ने 300 करोड़ रुपए लोन में उठाए हुए हैं और उसका जो 100 करोड़ रुपए है वो खतरे में है, मतलब कि उसके आने की संभावना कम है। तो उसे कहा जाएगा रिस्क वेटेड एसेट। एसेट वही होता है ना बैंक का जो उसने लोन दिया है, तो अब वो रिस्की एसेट है। तो रिस्क वाला जो आपका एसेट है उसका आपको एक सर्टेन परसेंटेज निकाल के रखना होगा, ताकि बैंक में लिक्विडिटी बनी रहे और बैंक खतरे में ना पड़े। तो मान लीजिए कि 8% जो भी टोटल कैपिटल आपका रिस्क में है उसका आपको रखना पड़ेगा। तो 100 करोड़ अगर आपका रिस्क में है तो आपको मान लीजिए 8 करोड़ रुपए साइड करने पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल। अब जो आप पैसा ये किनारे रखोगे ताकि बैंक रिस्क में ना जाए बेसल 3 नॉर्म्स के तहत, वो पैसा आपका 2 हेड्स में होता है। एक होता है टीयर 1 में और दूसरा होता है टीयर 2 में। बहुत अगर कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाए तो आप इतना समझिए कि टीयर 1 में जो पैसा आपने रखा हुआ है वो आपका फंडामेंटल कैपिटल होना चाहिए, ओरिजिनल कैपिटल होना चाहिए, जो इन जनरल आपने अपने शेयर्स बेचकर इकट्ठा किए हों।
मैंने आपसे कहा कि शेयर्स बैंक्स नहीं बेचना चाहते क्योंकि ओनरशिप डाइल्यूट होती है, तो यहां पर यह अलाउ किया गया है कि आप चाहो तो शेयर्स की बजाय जो यहां पर बॉन्ड्स हैं 2081 बॉन्ड्स, आप 81 बॉन्ड से भी पैसे निकाल के या इकट्ठा करके इसमें डाल सकते हो और हम उसे टियर 1 कैपिटल मान लेंगे। तो बेसल 3 नॉर्म्स में जो टियर 1 कैपिटल है उसमें शेयर्स से जो पैसे आते हैं वो तो आप रख ही सकते हो, फर्दर 81 बॉन्ड्स के पैसे भी आप इसमें रख सकते हो। तो टियर 1 कैपिटल को मेंटेन करने के लिए बैंक्स अक्सर 81 बॉन्ड जारी करके पैसे निकालते हैं और यहां डाल देते हैं ताकि वो अपना रिस्क वेटेड एसेट मेंटेन कर सकें, क्योंकि यहां शेयर्स बेचना ही दूसरा ऑप्शन रहेगा जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो आपने समझ लिया कि बैंक 81 बॉन्ड्स जारी क्यों करते हैं। तो वही बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई वो यहां पे है, मतलब कि इनका कोई मैच्योरिटी रेट नहीं होता, हायर रिटर्न मिलता है, ये हायर रिस्क भी अपने साथ कैरी करते हैं। अगर एक सर्टेन परसेंटेज के बिलो जो इश्यूअर है जैसे कि बैंक वो चला जाता है उसका प्रॉफिट या इंस्टीट्यूशनल फेल्योर हो जाता है तो आरबीआई अलाउ कर देता है कि आप 81 के पैसे देने से मना कर दो। और ये सभी जो डेट है उनका सबऑर्डिनेट होता है, मतलब अगर बैंक लॉस में गया तो सबके पैसे मिल जाएंगे, लास्ट में मिलेगा 81 बॉन्ड का पैसा, शेयर वालों को सबसे लास्ट में मिलता है, उसके जस्ट ऊपर 81 बॉन्ड आता है। क्वासी इक्विटी फीचर इसका है क्योंकि इसका इस्तेमाल आप इक्विटी कैपिटल को शोर अप करने के लिए कर सकते हैं एडिशनल इक्विटी के तौर पे। वही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इक्विटी बेचोगे, शेयर बेचोगे तो डाइल्यूट होगा, आपका जो ओनरशिप है उससे बचने के लिए आप 81 बॉन्ड जारी कर सकते हो। तो 81 बॉन्ड जो है वो इक्विटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इक्विटी से थोड़ा सा सब ऑर्डिनेट कंडीशन में ये होते हैं, बट इनका इस्तेमाल टियर 1 कैपिटल में किया जाता है और इसीलिए इसको बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। अब रिस्क की बात करें तो देखिए यहां पर जब भी मान लीजिए कोई बैंक लॉस में चला गया, एग्जांपल के तौर पे अगर हम कह रहे हैं, तो सबसे पहले उसका पैसा मिलेगा जिसने एफडी में जमा किया हुआ है, फिर सिक्योर्ड डेट का पैसा दिया जाएगा, फिर अनसिक्योर्ड या सबऑर्डिनेट डेट का पैसा दिया जाएगा, फिर नंबर आएगा 81 बॉन्ड्स का। सबसे लास्ट में तो देखिए शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, लेकिन उसके पहले 81 बॉन्ड्स वालों को पैसा मिलता है, मतलब बहुत लास्ट में मिलता है 81 बॉन्ड का पैसा, तो ये नुकसान है। दूसरा कि देखिए 81 बॉन्ड्स बिल्कुल शेयर्स के पहले ही आता है, बहुत लास्ट में पैसा मिलता है, तो ये इसका एक नुकसान हो जाता है। तो रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कोई बैंक ऐसा है जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, आप एसबीआई में अपना पैसा डाल रहे हो 81 बॉन्ड में, तो वो सिक्योर्ड है, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और नुकसान की संभावना भी नहीं रहेगी। कॉम्प्लेक्स टॉपिक था थोड़ा, बट मैंने आसान बनाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मियावाकी टेक्निक के बारे में है। जापानीज मियावाकी मेथड को अभी हाल ही में कुहारी वाली विलेज का जो एरिया है पंजाब का, वहां के 1 एकड़ लैंड में इस्तेमाल किया गया और 1 साल के भीतर ही वहां पर हमने एक बढ़िया सा फॉरेस्ट उगा लिया। ऐसा क्या होता है मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक में? जापान के एक बॉटनिस्ट थे, नाम था अकीरा मियावाकी। उन्होंने इस टेक्निक को इवॉल्व किया जिसके जरिए हम डेंस फॉरेस्ट तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अब हम ऐसा करते कैसे हैं, मियावाकी टेक्निक में क्या होता है? देखिए इसमें करते बिल्कुल सिंपल है कि आप एक पीस ऑफ लैंड उठाइए, वहां पर आप जमीन का सॉइल का जो नेचर है उसको इवेलुएट करिए, वहां पर आप सॉइल की क्वालिटी के बेसिस पे बायोमास ऐड करिए और बहुत ही क्लोजली जो पौधे हैं उनको प्लांट कर दीजिए। बिल्कुल नजदीक में पौधे लगाइए, आप दूर दूर मत लगाइएगा। नजदीक लगाने का फायदा क्या होगा, ये पौधे बहुत ही क्लोज उगेंगे, तो जब ये क्लोज उगेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि सन की जो रोशनी है, जो सनरेज हैं, वो ऊपर ही अटक जाएंगी, नीचे आ नहीं पाएंगी। तो जब सनरेज नीचे नहीं आ पाएंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो जमीन पे सनरेज नहीं आएंगे तो खरपतवार नहीं उगेगी, दूसरा कि जो सनरेज है वो जो प्लांट है उसका केवल ऊपरी हिस्सा ले पाएगा, तो पौधे सीधा ऊपर बढ़ेंगे ना कि अगल बगल फैलेंगे। तो इससे तो एक डेंस फॉरेस्ट बन जाएगा क्योंकि पौधे नजदीक लगाए जाएंगे, और दूसरा बहुत तेजी से पौधे बड़े होंगे क्योंकि वो सनरेज ऊपर से ही लेंगे, और तीसरा खरपतवार नहीं उगने पाएगी। इस प्रकार से जब आप जंगल उगाते हैं तो जो जंगलों की डेंसिटी होती है वो 30 गुना ज्यादा होती है और पौधों की ग्रोथ 10 गुना ज्यादा होती है। इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 4 लेयर्स में, श्रब, सब ट्री और कैनोपी। सॉइल को एनालाइज करते हैं, बायोमास ऐड करते हैं। ऐसा करने से उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। यहां पर आपको 1 स्क्वायर मीटर में 3 से 5 सैपलिंग लगाने होते हैं ताकि आपका जंगल डेंस बने। उसके बाद आप पत्तों वगैरह से उसको ढक दो। बेनिफिट्स क्या है मियावाकी टेक्निक के? वही कि यहां पर आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। हीट आइलैंड में जो यहां पे देखिए अर्बन एरियाज में इसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है। अर्बन एरियाज में छोटा एरिया है, वहां पर आप डेंस फॉरेस्ट उगा लो मियावाकी टेक्निक से, तो नॉइस पोल्यूशन कम होगा, लोकल बर्ड्स आएंगी, इंसेक्ट आएंगे, कार्बन सिंक की तरह काम करेगा। छोटे स्पेस में ज्यादा घना जंगल उगा सकते हो, और इसने जो अफॉरेस्टेशन की टेक्निक है उसको एक रिवोल्यूशनरी ट्रेंड दे दिया है, तो ये इसका फायदा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड के बारे में है। जब भी हमारे सामने कोई खतरा आता है और खतरा टल जाए या कम से कम हो जाए, तो हम ऐसे खतरों के लिए तैयारी करते हैं। बिल्कुल वही,
हमने देखा कोविड 19 जब आया तो पूरी दुनिया लगभग एक प्रकार से क्राइसिस में चली गई, कियोस में चली गई। अगर भविष्य में फिर से ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें तैयारियां करनी होंगी। और उसी तैयारी के तौर पे हाल फिलहाल में बनाया गया एक फंड ग्लोबल लेवल पे, नाम दिया गया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड। इसे स्टैब्लिश किया गया है ताकि आने वाले समय में अगर कोई पेंडेमिक आने की संभावना है तो हम उसे रोक पाएं, उसके लिए खुद को तैयार कर सकें और उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। इसीलिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज पीपीआर, पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ये एडिशनल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है पीपीआर, जिसमें हम मदद करेंगे मिडिल इनकम कंट्रीज को, ताकि या लो इनकम कंट्रीज को गैप्स फिल करेंगे ताकि हम ऐसे पेंडेमिक्स के लिए आगे खुद को तैयार कर सकें। तो कौन है ट्रस्टी, ये पैसा कौन रखेगा अपने पास? ये ट्रस्टी यहां पर वर्ल्ड बैंक है इसका, और जो सेक्रेटेरिएट है वो वर्ल्ड बैंक का होगा। टेक्निकल सपोर्ट इसे डब्ल्यूएचओ से मिलेगा चूंकि हेल्थ वाला मामला है। पैसा देगा कौन? चलो रखेगा वर्ल्ड बैंक, मदद करेगा डब्ल्यूएचओ, देगा कौन पैसा? पैसा देने वाले होंगे G20 कंट्रीज और भी कई सारे लोग। यहां पर देखिए 1.4 बिलियन की कमिटमेंट तो आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के द्वारा कि हम पैसा देंगे, आप ये फंड बनाओ, जरूरी है। ठीक है, जो फाइनेंसेस हैं उसका इस्तेमाल हम पीपीआर कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए करेंगे ताकि आने वाले समय में जो जेनेटिक डिसीज है जो जानवरों से इंसानों में आ जाती है, हम उसको सर्विलांस कर सकें, लेबोरेटरीज को डेवलप कर सकें, इमरजेंसी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकें, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट हो, क्रिटिकल हेल्थ वर्कफोर्स हम तैयार कर सकें ताकि ऐसे खतरों से बचा जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दुनिया के पहली फ्लीट के बारे में है, फुली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स के लिए। जर्मनी ने भी हाल ही में दुनिया का पहला फ्लीट तैयार कर लिया है फुली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स के बारे में। अब देखिए जर्मनी ने किया है तो हमारे किस काम का है? हमारे काम का ये जर्मनी का ट्रेन नहीं है, हमारे काम का ये जो हाइड्रोजन एनर्जी इस्तेमाल की जा रही है, हाइड्रोजन पावर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये है कि मतलब इससे ट्रेन चलाई जा सकती है और ये क्लीन फ्यूल है। जर्मनी ने इसे लॉन्च किया, वहां की एक कंपनी है एल्स्टॉम, फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है। ये कंपनी जिसने वहां जर्मनी में ये ट्रेन बनाई है वो इंडिया में भी अपने ऑपरेशंस रन करती है। दिल्ली मेट्रो के लिए कोचेस इन्होंने ही सप्लाई किए थे, तो इसलिए भी आप जानते रहो। जो ट्रेन है इसको चलाया जाएगा एक फ्यूल सेल से। फ्यूल सेल एक प्रकार की स्पेशल तरीके की बैटरी होती है। ये एक ऐसी बैटरी होती है जिसके पास कैपेसिटी होती है कि ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकती है। अब ये एक बैटरी है जिसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहा जाता है। ये हाइड्रोजन को H2 का इस्तेमाल करती है और उसे कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में, और इसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अब एक प्रकार से सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे किया जा रहा है। इसमें ये हाइड्रोजन, जो ये मान लीजिए कोच है तो कोच के ऊपर टैंक्स में हाइड्रोजन होगा, H2 होगा, और एटमॉस्फेयर से ये ले लेंगे ऑक्सीजन। इसका इस्तेमाल करके ये जो फ्यूल सेल है ये बनाएगी इलेक्ट्रिसिटी और इससे ही मोटर को पावर करके ये ट्रेन चलाई जाएगी। सिग्निफिकेंस ये है कि ये एमिशन फ्री ट्रेन होंगी, कोई एमिशन नहीं होगा, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं, जो भी इनके पास हाइड्रोजन स्टोर होगा उसकी मदद से। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है? हाइड्रोजन के बारे में आपको एक बात बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे पहले मिलता है, ये सबसे हल्का एलिमेंट है। इन दैट फॉर्म ये एटमॉस्फेयर में होता है ऊपर। देखिए हाइड्रोजन एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन दुविधा यह है कि अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिल नहीं पाता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर होता है, इसीलिए इसे पाना मुश्किल है। इसे पा जाए हम H2 को तो हम उसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं। अब उसे पाने के लिए आपको या तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करो या फिर आप कोई और टेक्निक का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन निकालो। एक बार आपको हाइड्रोजन मिल गया तो आप उसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे कर सकते हो, लेकिन उसे निकालने की जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, आप उसको हाइड्रोजन दे दो, वो बिजली बना लेगा। अब उसने बिजली बना ली तो आप उसका इस्तेमाल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर करो। ये एनर्जी जो होगी वो होगी क्लीन, रिलायबल, बिल्कुल शांत होगी, शोर नहीं करती और इफिशियंट सोर्स है हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर का। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है इसको पाने के लिए एक्चुअली में जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होती हैं ये हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से वो उससे बनाते हैं बिजली और उसी बिजली का इस्तेमाल हम करते हैं एनर्जी के तौर पे, और जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो होता है केवल हीट और पानी और कुछ भी नहीं। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है वो वैसे तो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है अर्थ पे और बहुत ही क्लीनर फ्यूल भी है, लेकिन दुविधा यही है कि क्लीन फॉर्म में मिलता नहीं है हमको। एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में नीचे है, जो एक्सेसिबल है, उससे हाइड्रोजन को निकालना एक मुश्किल प्रक्रिया है। अब देखिए हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल है कि नहीं है वो तो इस बात पर निर्भर करता है ना कि हाइड्रोजन को बनाते वक्त आपने कितना पोल्यूशन किया। अब आप हाइड्रोजन को पानी में से निकालने के लिए कोल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने हाइड्रोजन तो क्लीन फ्यूल निकाल लिया, लेकिन कोल से तो पोल्यूशन कर दिया ना, नेचुरल गैस से तो पोल्यूशन कर दिया ना। तो आपने हाइड्रोजन को कैसे निकाला,
ये डिटरमाइन करेगा कि आपका ये फ्यूल कितना ज्यादा क्लीन है। और इसीलिए जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है उसको कैटेगराइज किया जाता है 4 पार्ट्स में, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसको हम निकालते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस जो वाटर का है उसको करके, मतलब पानी में से हम उसको अलग कर लेते हैं जो हाइड्रोजन है उसको। लेकिन ऐसा करते वक्त जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो होती है सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। यानी कि हाइड्रोजन जैसे क्लीन फ्यूल को निकालने के लिए हम क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है, तो इसीलिए इस फ्यूल को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें बाय प्रोडक्ट पानी या वाटर वेपर ही होता है। अब दूसरा होता है ब्राउन हाइड्रोजन। इसमें हम कोल का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन फ्यूल तो प्योर है लेकिन कोल तो पोल्यूशन करेगा ना, इसीलिए इसे ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। फिर होता है ग्रे हाइड्रोजन। इसको निकालने के लिए हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो नेचुरल गैस तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन करेगा, दैट्स वाई ये ग्रे हाइड्रोजन है। फिर आता है ब्लू हाइड्रोजन। ये नेचुरल गैस से निकाला जाता है, बट यहां पर एक सहूलियत हो जाती है कि जो भी एमिशन होता है हम उसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की फॉर्म में जमीन में खत्म कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, सिक्वेस्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है ब्लू हाइड्रोजन। तो ये कैटेगराइजेशन है हाइड्रोजन फ्यूल का। क्वेश्चन आया था 2010 में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो व्हीकल में होता है ये उसका मतलब प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट के तौर पे क्या निकालता है? तो पानी निकालता है, मैंने आपको बताया था H2O, तो सी वाज द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 341 के बारे में है। 2016 की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अदर बैकवर्ड क्लासेस की 17 सब कास्ट को शामिल कर दिया शेड्यूल कास्ट में। इस बात को चैलेंज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यह कहते हुए कि यह अधिकार तो पार्लियामेंट का है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे कर दिया। अभी हाल फिलहाल में इस पर जजमेंट आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया, ये बोलते हुए कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। केवल पार्लियामेंट के पास यह अधिकार है कि वो किसी कास्ट ग्रुप को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और यह अधिकार उन्हें आर्टिकल 341 से मिलता है। मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया वो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के बाहर था। कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने इस पूरे ऑर्डर को क्वैश किया। ये बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 341 के तहत कि वो ऐसा कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 ये केवल स्पेसिफाई कर सकता है कि कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट में जाएगी। इसे प्रेसिडेंट के द्वारा उस समय ये ऑर्डर जो है वो पास किया गया था और अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो आर्टिकल 341 के अकॉर्डिंग ये बदलाव पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा बाय लॉ, ना कि स्टेट के द्वारा। तो अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। 81 बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये तो सही है। बेसल 3 नॉर्म्स, मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है, बिल्कुल गलत है। ये तो बैंक्स खतरे में ना आए उसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करता है, तो ये तो गलत हो गया। ब्राउन हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से हम निकालते हैं हाइड्रोजन सोलर विंड पावर का इस्तेमाल करके, शुद्ध रूप से गलत है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कोल का, आर्टिकल 341 ये जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन में, शुद्ध रूप से गलत है। ये प्रावधान करता है कि शेड्यूल कास्ट में कौन सी मैकेनिज्म से जो जातियां हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।